जिस और तरीके से केस कम हो रहे हैं सर, हमें लग रहा है जल्दी कोचिंग खुल जाएंगी, जुलाई अगस्त तक। मुझे नहीं, अगस्त नहीं सर, मोस्ट प्रोबेबली 1 जुलाई से खुल जाएंगे। अच्छा सिग्नल है। हाँ, जुलाई नहीं से खुलेंगे तो हम लोग खोल देंगे, नहीं खुलेंगे तो हम लोग खोल देंगे। हम लोग का तो जैसे जिनका इनका बड़े बच्चों का है तो खोल ही देंगे, और जिनका छोटे बच्चों का पिछली बार मैंने शिफ्ट किया था तो पूरी मार्केट में सबसे पहला मेरा ही स्टार्ट हुआ था, किसी और का स्टार्ट ही नहीं हुआ था। अच्छा, मतलब मैंने शिफ्टिंग 15 अक्टूबर से मैंने शिफ्टिंग शुरू कर दी थी। अरे वाह, 17 अक्टूबर को हम लोगों ने घोषणा कर दिया था खोलने के लिए। हाँ, तो तब मैं जुड़ी नहीं थी ना, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। अच्छा, अमित पाठक जी आ गए, नमस्कार सर। अमित पाठक, नमस्कार सर। और कमलेश जी तो सबसे पहले जुड़ते हैं। कमलेश जी नमस्कार। और राज वर्मा जी जुड़े हुए। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, क्या हाल है? जी सर ठीक, अपना बताएं। बहुत बढ़िया। कहाँ पर है अपनी क्लासेस? जी सर भदोही यूपी। हाँ भदोही, ठीक ठीक। जी 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 भदोही मेरे प्रतापगढ़ के बगल है, मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। जी सर जी सर जी। हाँ, और कुमार आदर्श जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। कुमार आदर्श जी हमारे अध्यक्ष जी भी पधार रहे हैं। जी नमस्कार। अध्यक्ष बादल चोपड़ा जी। अरे वाह, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं सर? जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपको देख के एकदम जो है ताकत आ जाती है और एक केंद्र मिल जाता है, बैठक को एक केंद्र मिल जाता है। सर का जैसा नाम है वैसा काम है। हाँ, ये बात। मैं 20-22 साल से जो है जैसे नाम सुनता था तो बड़ा अपने आप ही, कोई नाम सुने तो अपने आप ही मिलने की इच्छा हो जाएगी। बिल्कुल सर। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी राज वर्मा जी जुड़े हैं। मनीष जी भी आ गए। हाँ जी, मनीष राघव जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। जो है आपका कार्य इस समय है। बादल सर नमस्कार। जी, बहुत बढ़िया आपका काम है और बहुत अच्छा लगता है देखकर। बहुत अच्छा आपने बोला। बहुत एक सबसे बड़ी बात है कि बोलने की कला जो है सबके पास नहीं होती है। जी। तो ऐसे लोग काफी अमूल्य होते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि आप तो बेहतर जानते होंगे, हम लोगों का काम ही बोलने का है और बुलवाने का है। वो तो मैं समझ गया, लेकिन फिर भी अब देखिए, हाजिर जवाबी देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी बड़ी खुशी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, विषय परक तमाम ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इन सबके जो है अध्यापन में दूसरी तरह की कला आती है, ठीक है। भाषाई जब तरीके से जुड़ते हैं तो वो दूसरी आती है, तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा, मीडिया से भी लोग जुड़े हुए हैं, उतना अच्छा कई बार मनीष जी जब एक बार बोलते हैं ना, मनीष जी एक बार बोलते हैं ना तो दूसरे को मौका नहीं देते हैं। मेरा फर्स्ट नहीं मैम, ऐसा नहीं है। आई एम अ गुड लिसनर आल्सो। जी नहीं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं। लेकिन फिर इसीलिए मैंने इनको जोड़ा। जब मेरी बातचीत हुई तो लगा नहीं, इसको फ्लाइट मतलब ये ग्रुप इनके लिए ही वजह से है, ऐसे पर्सन की जरूरत है। नहीं मनीष मैम, थैंक यू ऐसा सोचने के लिए। मनीष जी तो बोलते हैं, मैम तो एक्शन में आ जाती है, रोको ना तो मारपीट कर ले। हम एक जगह ऐसा होने वाला था सर, ऐसा कुछ नहीं सर। इसीलिए जब मैम का और हमारा विवाद हुआ, मैंने फोन पे ही बात करी, सामने नहीं पड़ा। नहीं अच्छा क्या सर, हम तो डीएम ऑफिस में गए, पहले तो मैम चुप थी, उसके जब मैम ने बोलना शुरू किया तो हमें धीरे से कहना पड़ा, अच्छा ऐसे करो, बस हो गया भाई, बस ठीक है। हमें लग रहा था कि अब आगे एक्शन में ना आ जाए मामला। ऐसा नहीं है नहीं बहुत अच्छे से बात को रखा था डीएम ऑफिस में मैम ने,
बहुत अच्छे से अपनी बात सर कही। अपनी बात कहने में, वो चाहे डीएम हो या सीएम हो, अपनी बात कहने में कभी नहीं चूकना चाहिए। अगर हम गलत नहीं है तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। है ना, कोई भी हो। थैंक यू। सर 12:15 का टाइम दिया है मैंने उनको, 12:15। अच्छा ठीक I'll call him at 12:15, उसके बाद उनको ले लिया जाएगा। सर उनके घर में मीटिंग, उनके घर में नेटवर्क नहीं आता है, वो स्पेशली हम लोगों की मीटिंग अटेंड करने के लिए बाहर आएंगे कहीं पर। वाह, बहुत अभी वो एक्चुअली गांव में है अपने, पंचायत चुनाव आ रहे हैं तो उस वजह से अपने गांव गए हुए हैं, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा, कुछ अच्छे संबंध है उनसे मेरे, बस इस वजह से थोड़ा सा वो मान गए। और देखिए होप सो अच्छी मीटिंग चल जाए, पूरी मीटिंग अटेंड कर ले हम लोग की। तो बाद में उन्होंने ये भी मेरे को श्योर करा है, इन्होंने तो एटलीस्ट करा है कि मैं ट्वीट भी करूंगा और एक लेटर भी लिख दूंगा सरकार को आप लोगों की तरफ से। बहुत बढ़िया। कृष्णा जी आ गए गोरखपुर से, हमारे जिला अध्यक्ष। कृष्णा जी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरविंद सर, जो आपने जो मुद्दा रखा, तब तक हम लोग उस पर बात करते हैं कि हम लोग अपने संघ की तरफ से बच्चों को पढ़ाने का, तो व्यक्तिगत रूप से तो लोग अपनी अपनी कोचिंग में कर रहे हैं, परंतु उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ के मंच से हम इस बात को रखना चाह रहे थे। अगर अभी सभी साथियों का समर्थन है तो हम उसको अपने मंच से रखें, वो आपके समर्थन के बाद ही होगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आप सब अपनी अपनी कोचिंग में कर ही रहे हैं। ये मुद्दा था जो हम लोग की चर्चा संगठन मंत्री जी से हुई थी। तो सर आप बताएं कैसे क्या कहना है। हाँ, आप लोग अपनी राय रखें कि कौन, किसको क्या लगता है। सर हम तो आपको बता ही सूचना दिए, 19 तारीख को ही यहाँ ये बात सबके तक पास पहुंच गई है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अन्य माध्यमों से, कि जो भी सीट हमारे एकेडमिक क्लास चलता है हमारे, तो जो भी सीट है उसमें 5% सीट हम ऐसे लोगों के लिए रिजर्व रखेंगे जिनके पिता या कोई भी ऐसा जो उनके घर और जिनके पढ़ाई का खर्चा चला रहा था वो चला गया है, तो उनको निःशुल्क पढ़ाया जाए। और जिनके माता पिता दोनों चले गए हैं दुर्भाग्य से, तो उनको पढ़ाई लिखाई के अलावा अन्य खर्च भी अगर हम दे सके तो ठीक। और आपकी यह पहल आई है संगठन, अगर सभी लोग सामूहिक रूप से यह बात करते हैं, यह पेपर वगैरह में भी निकलती है खबर कि भाई उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ ने यह निर्णय लिया है कि सभी बच्चे, जो भी बच्चे इस तरह के नीडी हैं, उनको इस तरह की छूट दी जाएगी। सबका अपना अपना सहूलियत है, जो 5%, 2%, 1% जो भी जिसकी सहूलियत हो उसके हिसाब से सब लोग देंगे। तो मंच से अब ये खबर जाएगी तो सरकार को और विपक्ष के लोगों को भी एक मैसेज जाएगा, ये संगठन समाज के लिए इतना अच्छा कार्य करता है। बिल्कुल। देखिए, जब सभी लोग हाथ बढ़ा देते हैं, मुझे अभी भी याद है गांव जाते थे तो छप्पर बनता था, तो छप्पर को उठाने के लिए पूरे गांव में जो है ब्लुआ टाइप में जाता था। तो सब लोग आते थे, वो एक डंडा भी ले आते थे, एक लाठी एक डंडा लेकर आते थे, और बड़े बड़े छप्पर और छान को ऐसे लगा के ऐसे उठा देते थे भगवान का नाम लेकर। ठीक है, तो उसी तरह से समाज की जब ऐसी कोई बड़ी समस्या, बड़ी आपदा आफत जब आन पड़ती है, तो हर व्यक्ति, जैसे सबकी कोचिंग में उसने अगर एक बच्चे को दाखिला दिया, दूसरे को दिया, मुझे लगता है उतने बच्चे नहीं होंगे जितनी इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, एक ही इंस्टीट्यूट पूरा वजन ले ले, सबने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और ये बहुत अच्छी बात है। इससे समाज को भी समाज को भी अपने मानवीय। जी सर, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। सर जैसे अभी तक मैंने कर रखा था कि मैं दिव्यांग, क्योंकि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हूँ, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन, तो वहाँ रिहैबिलिटेशन है ऑलरेडी सारे, मतलब 50-60% दिव्यांग बच्चा है, दिव्यांग मतलब डिसेबल्ड है ना। तो हम ऑलरेडी उसको 50% फीस में डिस्काउंट देते थे। पहले 25 सोचा था, फिर 50%। आता ही कितना बच्चा है, पहली बात तो दिव्यांग है तो उसको आने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा कुछ भी सीन हो, कोई भी कितना भी, कोई ये फिक्स नहीं है कि कितना परसेंटेज देगा। अगर हम लोग ये भी कर सकते हैं तो ये भी एक बेटर है, समाज के लिए एक अच्छा हो जाएगा मैसेज कि कोचिंग संघ मतलब अपने खाली हक के लिए नहीं लड़ रहा है, मतलब कुछ काम भी कर रहा है समाज में, कम से कम हम लोग कुछ काम भी कर रहे हैं, ये चीज है। देखिए उनके साथ बच्चे भी है, सारे बच्चे भी जुड़े आएंगे, मैसेज जाएगा गाँव के भी होंगे। जी हम बताएं आपको, ये मैसेज आएगा कि ऐसा पढ़ाया जा रहा है, तो हो सकता है उनसे जुड़े बच्चे आए, उन लोगों का नुकसान ना हो के फायदा।
नुकसान नहीं, कोई देखिए- फायदा ही होगा इसमें। अगर एक हाँ। बच्चा आता है, और क्योंकि दिव्यांग कभी अकेला नहीं आता है सर, आएगा तो जी। एक दो बच्चे साथ में आएंगे। हाँ, ये है कि कुछ कभी कभी बहुत हल्की सी है डिसेबिलिटी, वो चला आएगा। वैसे अगर आते हैं जैसे कि टोटली ब्लाइंड है, तो 2-4 बच्चे साथ ही चलते हैं, हमेशा साथ चलते हैं। या फिर व्हील चेयर यूजर है तो उसके साथ एक ना एक चलता है। तो मोस्टली ये सब चीजें होती हैं। तो मतलब इसमें कोई हम लोग को लॉस भी नहीं है, और एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा मेरी समझ से। मैं तो खैर कर रही हूँ पहले से ये चीज, जी है ना जी। नहीं, इस तरह के बहुत सारे कार्य हम लोग ऑलरेडी करते आए हैं, बहुत सारे काम। जी। मुझे याद है कई बार, जैसे कोई भी बच्चा अगर मेरे सामने आके कह दिया सर मेरे पिताजी नहीं, हाँ, वो तो पर्सनली तो हम लोग करते ही हैं। उसकी बात सुनते ही ये हालत हो जाती है कि अगर वो मांग लेगी 2-4 हजार रुपए दे दीजिए, तो उस समय वो दे दिया जाए। मतलब ऐसी खुद की ऐसी इमोशनल ट्रामा में चले जाते हैं। नहीं, तो सर- इस तरह के सर काम हम सर हाँ। सर जी। हम लोगों से हमारे पड़ोसी कोचिंग से हाँ। विनय पांडे जी जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे थोड़ा सा हाँ, परिचय हो जाए। विनय जी नमस्कार। हाँ हाँ, नई क्लासेस विनय जी आओ, ठीक है। विनय पांडे सर। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। जो सीबीएसई क्लासेस और आईसीएसई क्लासेस में चला रहा हूँ पिछले 12 साल से। मैंने तो एक स्कीम लगा रखा है कि हर क्लास में मिनिमम 2 बच्चे, जैसे अभी आप लोगों ने चर्चा कर रहा है कि 1-2 बच्चों को फ्री पढ़ाने चाहिए, उनको पिछले 12 थोड़ा आवाज स्लो आ रही है। हाँ, अब आ रही है आवाज? स्लो आ रही है। हाँ, मैंने पिछले 12 साल से हर क्लास में 9 to 12 2-2 3-3 बच्चों को तो फ्री पढ़ाता ही हूँ मैं ऑलरेडी। बहुत अच्छी बात। हाँ, देखिए, चल रहा है। मैंने एक और जस्ट मिनट सर, मैंने एक हाँ, और प्लीज। सिस्टम स्टार्ट कर रखा है। अभी पिछले साल से हमने किया, 2 साल हो गए मेरे को। जो बच्चे ऐसे से अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिनके पेरेंट नहीं है या फिर इकोनॉमिकली वीक हैं, उनके लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया है। वो क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल में 9 to 12 में फी बड़ी इजी लगती है। मैंने फी देकर उनका डायरेक्ट एडमिशन कराया है। हाँ, आप अपने बगल में इंटर कॉलेज है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, और उन बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश हमने अपने कोचिंग में फ्री पढ़ाया। खासकर मैंने सर बच्चियों पे ये वर्क शुरू किया है। जैसे फैमिली में मैं गया, बच्चियों को लोग जल्दी पढ़ाना नहीं चाहते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हमने इस चीज को पिकअप किया है। और इस समय मेरे पास 10 बच्चियां ऐसी जिनका मैंने एडमिशन करा दिया। कुछ अभी ऑफ चल रहे हैं हम लोगों के, और उनको मैं एडमिशन इजी हो गया। थोड़ा हमारे लिए भी इकोनॉमिकल इजी हो गया कि उनको एडमिशन हो गया। इंटर कॉलेज में एडमिशन थोड़ी सी फीस लगी, हमने एक बार में 9 to 12 फीस जमा कर दी उनकी। 9-10 की एक बार, फिर 11-12 की एक बार। उसके बाद अपने कोचिंग में उनको फ्री पढ़ाया। इस तरह से बच्चियों का भी एजुकेशन चल रहा है। ऐसे सर संख्या भी बढ़ी हमारी। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छा। मैं यही कह रहा था कि वास्तव में इस तरह के बहुत सारे काम हम लोग व्यक्तिगत स्तर पे करते हैं, लेकिन आवश्यकता अब ये है कि इन कार्यों की घोषणा करना और समाज को एक संदेश जाना। जी समाज को संदेश जाना बहुत जरूरी है। सर मैं भी एक बात कहने जा रहा था। नाइस एकेडमी जी प्लीज कहिए। हाँ प्लीज कहिए। ये हम लोग का मंच मेरी जो है सर नाइस एकेडमी जो है असल नाइस एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, ये मेरा एक एनजीओ है। एक चीज और एक सजेशन था सर, इस एनजीओ के शुरू से मैं नाइस एकेडमी एक मिनट रुक जाइए जरा, विनय जी बोल रहे हैं। विनय जी की बात समाप्त करो। विनय सर के फोन की जी विनय जी अपनी बात समाप्त करिए। ओके, मैं ये कह रहा था सर कि एक और हम लोग के साथ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे सिचुएशंस आ रहे हैं, अभी तो पेंडेमिक वगैरह चल रहा है, लेकिन अब हम लोग को भी कमर कस के तैयार होनी पड़ेगी सर डिजिटल टू डिजिटल के लिए। किसके लिए तैयार होना पड़ेगा? आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। वो आप मोबाइल से थोड़ा बढ़ा लीजिए, मोबाइल से आप आवाज थोड़ी बढ़ा लीजिए। डिजिटल क्लास के लिए सर। अब आ रही है आवाज? हाँ, अब बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। ओके सर, मेरा ये कहना था सर कि हमें फिजिकल से डिजिटल की ओर भी मूव करना होगा, क्योंकि हम लोग सभी दंश को झेल रहे हैं। पिछले 2 साल से, अभी पिछले जून जुलाई में कोचिंग हमारी स्टार्ट हुई, 2-4 महीने चले, फिर ड्रॉप हो गए। माइक दूर हो जा रहा है सर, माइक दूर हो जा रहा है। प्रॉब्लम हो, चलिए आवाज लेकिन सुनाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए आप। प्रॉब्लम हो रही है सर। हमें इस बात पे भी सर फोकस करना होगा कि जैसे बड़ी-बड़ी जो कोचिंग से अनअकैडमी है चाहे अन्य है, ये लोग एक प्लेटफॉर्म बनाकर
हम लोग छोटे लेवल की कोचिंग्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट करा रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम इस संदर्भ में कुछ काम करें। एक हम लोग की टीम की एक प्लेटफॉर्म, मैं फिजिक्स यहाँ बैठा हूँ, आप इंग्लिश वहाँ बैठे हैं, केमिस्ट्री कहीं और बैठे हैं। अगर हमारी एक प्रदेश स्तर की ऐसी टीम होती है तो हम भी इनको फाइट दे सकते हैं जो टाइकून्स बैठे हुए हैं। ठीक है, विचार बहुत अच्छा है, लेकिन इस मामले में ये है कि फाइनेंशियली फिर हम लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा। हाँ सर, मतलब सबको समझ लीजिए कि कम से कम 400-500 लोग एक तरह से फाइनेंशियल इन्वेस्टर के रूप में उसमें आना पड़ेगा, ये है उसमें। ठीक है, और अच्छा है, या तमाम छोटे छोटे प्लेटफॉर्म भी हैं जो सस्ते हैं, उस पर भी काम हो सकता है। आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन अब यही है कि है तो अच्छी बात है, पहले भी कई बार लोगों ने ये बात कही है। देखिए, अदिति कॉमर्शियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से कुछ कहना चाहते हैं, 1 मिनट। जरा नाइस एकेडमी से सर कह रहे थे, मैंने उन्हें बीच में रोका था। दीपक जी को कॉल करने का भी टाइम हो रहा है, आप बता दो। हाँ, कॉल कर। हाँ, तो आप कॉल कर लीजिए और उनके आते ही ये सारी चीजें फिर रुक जाएंगी, फिर दूसरे स्तर से बातचीत होगी। अच्छा दोस्तों, अभी आपको मालूम है कि हमारे अतिथि दीपक सिंह जी आने वाले हैं एमएलसी, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे पिछली बार भी लोगों ने बात रखी थी, तो उनसे कुछ नए लोग भी अपनी बातों को रखें। सबसे पहले अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे और एक बार में जो उसका नक्शेल है वो आ जाएगा, और सभी को मालूम है कोई भी अतिथि आता है कुछ कहता है तो उसको थोड़ा सा हम लोग धैर्य से सुनेंगे, समझेंगे और एक एक करके अपनी बात को कहेंगे। सर माइक ऑफ करवा दीजिएगा। हाँ, बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर ले और अभी सर बात कर ले, मैं ज्वाइन करवा दूं, जब तब करवा दीजिएगा। ज्वाइन करवा दूं मैं तब करवा। अच्छा ठीक है। अदिति कॉमर्शियल क्लासेस से कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज बताइए। आवाज आ रही देखिए, हम लोग के बच्चे अपने कब्जे में नहीं है, तो जहाँ पे ऐसी असुविधा हो रही हो माइक थोड़ा सा हाँ, कमर सर आपका स्वागत है नाइस एकेडमी से। सर आप कुछ कह रहे थे, बोलिए आप। जी सर। नाइस एकेडमी, एक्चुअली सर मेरी नाइस एकेडमी जो है 1 डे एग्जाम कराता है प्लस एकेडमी भी चलता है 9 से 12 तक। 1 डे एग्जाम में सर मेरे पास 20 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता है, कोई चार्ज नहीं, उनकी कापियां तक की भी मैं पैसा देता हूँ। मूली का पराठा का क्या है से? हेलो, हाँ भाई, देखिए किसी का माइक खुला है, देखिए जिसके यहाँ पराठा बन रहा हो और आवाज मूली के पराठे यहाँ से आ रही है। नहीं, पराठे बनने दीजिए, लेकिन जिसके यहाँ बन रहे हो समझ लीजिए आवाज उनके यहाँ से आ रही है, प्लीज माइक बंद करवा दीजिए। खाने चलेंगे मीटिंग के बाद। हाँ पहले ये चेक कर लीजिए किसके यहाँ बना है, चलेंगे ना मीटिंग के बाद। हाँ जलद जी नमस्कार, क्या हाल है? आपकी आवाज में पहचानता हूँ। बहुत बढ़िया सर। नमस्कार सर। वही जो आशीर्वाद साथ रहे सर, वही आपका हम लोग के साथ है और उसी से जी रहे हैं हम लोग। और बहुत अच्छी बात है सर। देते हैं ना सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। चलिए, अपने अतिथि जी भी आने वाले हैं कुछ ही देर में। अच्छा ठीक है भाई। हाँ तो चलिए अब आएंगे, नौशाद सर आएंगे सर आपके यहाँ, लेकिन सर सारी तपस्या तोड़ के बिरयानी खाई जाएगी। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर ठीक है सर, खाएंगे सर जरूर। चलिए अपने अतिथि आने वाले हैं, फिर भी कोई कुछ बात कर रहा है। P7 क्लासेस से सर जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राज वर्मा जी जुड़े हुए हैं। जी आदित्य जी कॉमर्शियल क्लास है, बोलिए सर बोलिए। किराए और लाइट बात करिए कि कैसे काम होगा। हाँ, पिछली बार भी बात हो रही थी, अपने पास 4-5 मुद्दे हैं गर्मा गर्म, हम लोग बराबर उसी पे बात करते रहते हैं और निश्चित रूप से बात होगी।
अरविंद सर बात हो रही है इसलिए कभी भी हो जाएगा। अच्छा ये ठीक है। माइक ऑफ करा दीजिए सबके। सभी लोग अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। सभी लोग एक एक करके ना टोकना पड़े। हाँ, सभी लोग अपना माइक बंद कर दीजिए। हाँ, सभी बंधु अपना माइक बंद कर दें प्लीज। चलिए, आप सभी का मानस जी, विजय जोशी जी, विनय सिंह जी, अनिल जी, डॉक्टर परवेज जी, कुमार आदर्श, धीरज देव जी, हिमांशु कुमार, कमलेश जी, कृष्णा जी, जलद जी, अध्यक्ष जी, शशिकांत जी, नौशाद जी, मुकेश जी, आप सभी का स्वागत है। राज वर्मा जी, प्रिया जी, अदिति जी, मनीष राघव जी, और सभी से मुझे लग रहा है कि मेरी दुआ सलाम हो गई है और कुछ ही देर में अपने अतिथि आने वाले हैं और नियमों को मुझे लगता है बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं कि कुछ नए लोग भी प्रश्न करें, प्रश्न संक्षिप्त हो। देखिए, और दर्द तो बहुत हम लोग का गहरा है, जितनी गहराई में चले जाएंगे वो बातें कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में अपनी बात, ताकि अधिक से अधिक लोग अतिथि से रूबरू हो सके एक एक करके। और ये है तो मुझे लगता है कि तब तक हम लोग थोड़ा अध्यक्ष जी से 1 मिनट बात कर लें जब तक वो लोग आ रहे हैं। जी अध्यक्ष जी। सभी साथियों का स्वागत है भाई। यूसुफ जी कुछ कह रहे हैं मुरादाबाद से यूनुस सैफी जी, हाँ बताएं सर। जी बताइए। मुरादाबाद से संगठन मंत्री जी सैफी जी हैं। हाँ, इनसे बात करी जाए, हम लोग तो करते रहते हैं। हाँ, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई भी सदस्य अगर अपनी बात कोई कहना चाह रहा है, कोई बात लगता है बड़ी जरूरी सी बात है, और अतिथि से भी सीधे कह सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। सभी को मान मर्यादा शब्द सभी को मालूम है कि किसी से भी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सभी हमारे साथ अत्यंत ही बहुत ही विद्वान लोग जुड़े हुए हैं कि स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब बच्चे टीचर से पढ़ के आते हैं, उनसे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तब जाके वो आपके पास बच्चा टिकता है। तो मुझे लगता है सभी को छोटे छोटे गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है, सभी बहुत गंभीर है। और कोई भी बात अपनी यहाँ पे कोई रखना चाह रहा है अध्यक्ष जी के सामने, तो प्लीज अपनी बात निसंकोच तरीके से बिना किसी संकोच के आप कहें। और हम लोग एक परिवार है, छोटी छोटी बातें भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। किसी की कोई बात है कोई, हाँ जी बताएं। कोई ऐसा पॉइंट हो जो रह जाता हो तो उसकी चर्चा हम कर दें, और आप लोग भी स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए। और कोई ऐसा पॉइंट जो पिछली मीटिंग में रह गया हो या कोई नया सदस्य कुछ बोलना चाहता हो तो उनकी बात। हाँ, किसी की कोई तकलीफ हो, कई बार कुछ तकलीफ है, हम घर में भी नहीं शेयर कर सकते, आप यहाँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम सब भाई हैं और एक दूसरे का दर्द थोड़ा सा बांट सकते हैं सुनकर, तो थोड़ा अच्छा फील होता है कि हमारे ही जैसे हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं रहता, कुछ बताने छुपाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बस इशारा मिलता है, हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ परिस्थितियां क्या है, चीजें क्या है। क्योंकि हर आदमी जब वही लहर वही थपेड़े, जब हम सभी नाविक ही हैं और वो तूफान आ गया तब कहने की जरूरत नहीं है। हम सभी समझ रहे हैं कि क्या परिस्थितियां किसके किसके साथ है। जिसकी बड़ी जहाज है उसे भी समस्या है, जिसकी छोटी नाव है उसे भी समस्या है। तो इस तरह की भी कोई तकलीफ किसी के मन में है तो शेयर एक बार जरूर करें। हम दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन शेयर करेंगे। नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। जी सर, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मैं एमबीसी कोचिंग भदोही से राज वर्मा हूँ। प्लीज हाँ बोलिए। जी सर, हमारे यहाँ मतलब कि एलकेजी से लेकर 12th तक और मतलब प्रिपरेशन वगैरह की क्लासेस चलती हैं, और हमारे यहाँ स्ट्रेंथ लगभग 180 या 200 के अप्रॉक्स में रहता है हर सीजन में। सर पिछले साल लॉकडाउन में भी बहुत ज्यादा समस्या हुआ हमको। जो भी बंदी हुआ था उसमें मतलब जो भी हम लोग के फीस कलेक्शन वगैरह रहते हैं, बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि लास्ट में हिसाब वगैरह होगा तो पैसा पेड किया जाएगा। तो सर पिछले बार भी बहुत ज्यादा हमको आर्थिक हानि हुई और इस बार भी बहुत ज्यादा आर्थिक हानि हो गया है। तो यही हम चाहते हैं कि सर हम लोग कुछ बड़े बड़े टॉपिक ऐसे रखें सरकार के सामने कि सरकार हम लोगों के प्रति भी थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि हम लोगों पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। कुछ भी होता है तो सबसे पहले कोचिंग और स्कूल को बंद कर दिया जाए, पहला आदेश यही आता है।
और जबकि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग ऐसे पेशे से जुड़े हुए हैं कि जो हम लोग देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, हम लोगों को सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहिए उनको, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये जो यूनियन आप लोगों ने बनाया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से हम लोगों की जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचेंगी और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार जरूर हम लोगों की तरफ ध्यान देगी। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जो भी लोग अलग अलग जिले से आए हुए हैं, कृपया ध्यान रखिए, जब अतिथि आए तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई मान लीजिए भदोही से आया, उसे लग रहा है भदोही से अभी कोई नहीं बोला, तो अपनी बात जरूर रखे। या मान लीजिए फतेहपुर से कोई आया, मुरादाबाद से कोई आया, तो अपना परिचय देते हुए मैं फला कोचिंग से, फला जिले से हूँ, और वो बात जरूर रखे तो थोड़ा अच्छी लगती है। और हर जिले से फैजाबाद से उज्जवल आईएएस है, वहाँ से अनिल जी जुड़े हैं अभी। हाँ जी जी, अनिल जी का स्वागत है। अच्छा सा फैजाबाद में उनका कोचिंग चलता है, उज्जवल आईएएस। हाँ हाँ हाँ, आपके साथ जी जी, प्रणाम। और भी कोई बंधु कुछ कहना चाह रहा है? जिसको नहीं कहना है अपना माइक बंद रखिए। ये किसी के यहाँ टीवी चल रही है। जी अपना माइक। हाँ, दिवाकर जी आपका माइक, दिवाकर जी आपका माइक, हाँ ठीक। देखिए, माइक जो है बंद कर देंगे। और वैसे पूरे उत्तर प्रदेश से लोग जुड़े हुए हैं, उसकी खुशबू आ रही है जी। दीपक सर जुड़ गए हैं। अच्छा, मनीष सर जी, मनीष सर। हाँ सर, आप ही देख लीजिए। हाँ, मैं देख रहा हूँ। दीपक जी जुड़ चुके हैं। अच्छा, जी नमस्कार सर। दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीपक जी जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ के साथ, उनका बहुत स्वागत है। संगठन मंत्री जी आप जी, आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ की बैठक में अतिथि के रूप में श्री दीपक सिंह जी, जो परिषद सदस्य कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं, जुड़ चुके हैं। हम उनका इस बैठक में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी इस बैठक में उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ के तमाम जिलों से सदस्य जुड़े हुए हैं और जो अपनी बातें उनके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम श्री दीपक सिंह जी का अपने इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने बहुत ही व्यस्त शेड्यूल से, और मुझे पता चला कि काफी थोड़ा दूर आकर भी नेटवर्क को प्राप्त करके और हम लोग से जुड़े, इसके लिए बहुत हृदय से आपका स्वागत करते हैं, आपको धन्यवाद अर्पित करते हैं श्री दीपक सिंह जी। और हम अपने अध्यक्ष बादल चोपड़ा जी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे अतिथि जी से रूबरू हो। नमस्कार सर, दीपक जी को बहुत बहुत नमस्कार हमारा और संपूर्ण उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ के सभी सदस्यों और शिक्षकों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आपने हम लोगों को समय दिया और हमारी बात को सुनने के लिए यहाँ आए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम सभी लोग। और सर, कुछ हमारी दिक्कतें हैं, कुछ समस्याएं हैं हमारी। हम चाहते हैं सदस्यगण ताली बजाकर हमारे अतिथिगण का स्वागत करें एक बार। जी, दीपक सिंह जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल प्रॉपर मिल रही है। जी। तो हम यहाँ पे सभी शिक्षक गण और कोचिंग संचालक गण जुड़े हुए हैं, पूरे प्रदेश से तमाम भिन्न भिन्न जिलों से जुड़े हुए हैं। तो अपनी कुछ समस्याएं आपके सामने रखना चाह रहे हैं ताकि आपके माध्यम से
हमारी जो एक छोटी सी आवाज है वो शासन प्रशासन तक पहुंच सके। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने अध्यक्ष बादल चोपड़ा जी से निवेदन करूंगा कि नटशेल में कुछ बातें आपके सामने रखें और उसके बाद हमारे जो सदस्यगण तमाम जिलों से जुड़े हुए हैं एक एक करके अपनी परेशानी, अपनी कोई बात आपसे कहेंगे और फिर आपका हम समर्थन चाहेंगे। जी अध्यक्ष जी। बिल्कुल धन्यवाद। मैं एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ की ओर से। सर इस मीटिंग में हमारे बहुत सारे सदस्य हैं, परंतु हर जिले से जो मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष लोग हैं वो लोग हैं इस मीटिंग में, और हम उन सब की जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, आपके माध्यम से चाहते हैं कि सरकार तक हमारी परेशानी पहुंच जाए। सर लॉकडाउन के चलते जो समस्याएं रही हैं इस महामारी के दौर में, वो संपूर्ण विश्व के समक्ष भी रही हैं और भारत के समक्ष भी रही हैं। हम सब शिक्षक उस बात को अच्छे से समझते हैं, परंतु कुछ बिंदुओं पर हमको इग्नोर किया जाता है, उससे हम बहुत आहत हैं। उन समस्याओं को, उन बिंदुओं की सर हम चर्चा करना चाहते हैं यहाँ पर। एक जो पिछला लॉकडाउन सर जो गुजरा है वो 7-8 महीने रहा, वो एक ऐसी आपदा थी हम सब पर ही, परंतु जो हमको इग्नोर किया गया उसमें ये रहा कि सबसे पहले हमारे कोचिंग संस्थान, जो विशेषकर सर हम प्राइवेट शिक्षकों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने गांव से आकर कहीं आसपास के किसी जिले में या किसी सिटी में आके अपना एक व्यवसाय शुरू किया, पढ़ाई लिखाई शुरू करी, अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ा, उनको रोजगार दिया, और इस तरह से एक हम आत्मनिर्भर होकर अपने काम को आगे बढ़ा रहे थे। सर हमारे काम को सबसे पहले रोक दिया जाता है स्कूल कॉलेजों के साथ जोड़ते हुए, कोचिंग संस्थाओं को और प्राइवेट टीचर्स को, और सर अंत तक जो लास्ट जो दुख हमारा रहा है, हम उससे ही बहुत घबराए हुए हैं, उन दिक्कतों से ही, और 7-8 महीने लास्ट तक अंत तक उसको खोलने की कोई बात नहीं करी जाती। फिर पुनः बड़ी मुश्किल से सर उन समस्याओं से उबर के हम सब शिक्षकों ने एक नई शुरुआत करी थी, और फिर हम उसी जगह पर उन्हीं दिक्कतों का फिर से सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत सर क्या होती है हम लोग के सामने कि जो रेंट की समस्या होती है। जैसे पिछले लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज खुल गए थे, तभी कोचिंग खुली नहीं थी क्या? पिछली बार कोचिंग सेंटर ओपन किए गए थे। जी जी सर, जब लॉकडाउन 1 में जब स्कूल कॉलेज खुल गए थे, उसके पहले कोचिंग खुली थी, बाद में खुली थी कोचिंग? सर उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता है, स्कूल कॉलेज को ही कंसीडर किया जाता है, और उनके साथ कोचिंग के लिए कोई आदेश नहीं आता है कि कोचिंग संस्था मतलब प्राइवेट, यही इग्नोर करना है सर, यही हमारी दिक्कत। तो उसको ओपन करने का कोई ऐसा आदेश नहीं आता है, और हम लोग धीरे धीरे अपने आप को डरते हुए ओपन करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल सर सिर्फ बंद करने का आता है। जी सर, मतलब बंद करने का आदेश आता है, ओपन करने का आदेश नहीं आता है। जी जी जी। और सर उसके बीच जो समस्या रहती है वो थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है सर यहाँ पे, कि स्कूल कॉलेज के साथ कोचिंग को जोड़ दिया जाता है, जबकि स्कूल कॉलेज और कोचिंग को अलग अलग दृष्टि से देखा जाए सर, अलग अलग नजरिए से देखा जाए। सर आवाज जा रही है कि कट चुके हैं स्कूल, ऐसा है? संगठन मंत्री जी मुझे लग रहा है कि कनेक्शन चला गया है। नहीं, लेकिन वो बात काफी सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं। अभी नहीं थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, जरूर इशू हो रहा है। जी दीपक सर आवाज आ रही है? आपका माइक बंद है जी। मैं सुन रहा हूँ आपको, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी सर सर कोचिंग संस्था को स्कूल के साथ जोड़ देने से दिक्कत आती है, क्योंकि जो स्कूल से जो बच्चे जुड़े हैं उनको वो मजबूर है कि उनको दूसरी क्लास में आना है, 6 वाले को 7th में, 7th को 8th में आना है, किसी को टीसी चाहिए या किसी को उसका रिजल्ट चाहिए। पर कोचिंग संस्थान के साथ ऐसी मजबूरी नहीं सर, हमारा काम सर पूरा जड़ से खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम सर 2-4 प्रॉब्लम बड़ी बेसिक है सर। नंबर 1 सर रेंट की दिक्कत आती है हम लोगों को, क्योंकि किराए पे हमारे संस्थान चल रहे होते हैं, रेंट देना होता है। आपके माध्यम से कुछ ऐसा रहे जो पिछली बार दिक्कत रही है, चलिए वो तो निपट गया सर, फिर सेम दिक्कत है कि सरकार कुछ ऐसा अनाउंस कर दे के लिए 25%, 50%
या तो माफ कर दें, परंतु वो माफ नहीं कर सकते तो आने वाले समय में रेंट लेने एक प्रेशर कम होगा। अगर सरकार कोई आदेश ऐसा दे देती है तो जो मकान मालिक है सर, ऑनर्स है, उनका एक प्रेशर हम पे कम हो जाएगा। ये तो व्यक्तिगत मामला है कि ये हम लोग समझ रहे हैं सर, इसको नहीं कह सकते कि मकान मालिक उसको माफ कर दे, क्योंकि उनको भी आगे कहीं ना कहीं अपना इंस्टॉलमेंट देना होता है। पर वो हमारे लिए सहूलियत कर सकते हैं अगर सरकार थोड़ा हस्तक्षेप करके हमको थोड़ा तवज्जो देती है सर। दूसरा सर क्या मामला आता है, जो हमें बिजली देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी, वो तो सरकार के हाथ में है। जब पूरा 7-8 महीने कोचिंग संस्थान फिर से बंद हो गए सर, पर हमको वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो पे करना पड़ता है। ये सरकार के हाथ में, सरकार इस पर कुछ ध्यान दे सकती है। जो हम प्राइवेट शिक्षक हैं सर, जो हमारा घर होता है, जो हमारा गाड़ी होता है, वो EMI उसका देना पड़ता है सर, उसके भी हम इग्नोर हो जाते हैं, उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। दीपक सर आवाज आ रही है? विदिशा क्लासेस, अमित पाठक जी, अनिल जी, आप लोग अपना माइक बंद कर लें प्लीज। कुछ लोग माइक बंद करने के बाद क्लियर हो नहीं पाती है। कमलेश सर मीडिया प्रभारी हमारे कमलेश जी, आप ऑफ कर दें माइक। कृपया सभी लोग माइक म्यूट कर लें। इनके लगे विदिशा क्लासेज। हाँ सर बोलिए। जी दीपक सर आवाज आ रहा है? दीपक सर हाँ बिल्कुल। हाँ सर, बीच में आप मुझे लग रहा था कनेक्टिविटी का दिक्कत था। लेकिन मैं सुन रहा था रेंट वाली बात समझ में आ गई आपके? हाँ सर, दूसरा बिजली के बिल वाला भी मेरे समझ में आ गया कि जी सर, उसके बारे में कोई ऐसा प्रावधान हो जाए कि हमको छूट मिल जाए। सर तीसरा बात है कोचिंग रजिस्ट्रेशन का, जो 3 साल के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसका एक अच्छा भला अमाउंट देना पड़ता है। लगभग 2 साल से सर कोचिंग ही बंद है और 1 साल के बाद फिर रजिस्ट्रेशन का रेवेन्यू का नंबर आ जाएगा। तो सर उसके लिए जो सरकार के हाथ में है सर, उसको कुछ टाइम आगे बढ़ा दे, 1 साल और आगे बढ़ा दे, 1.5 साल, जो कुछ सरकार कर सकती है सर। इसके साथ साथ सर नगर निगम जो है, वो मकान मालिक जो हमारे ऑनर्स हैं, उनको भी एक अच्छा पैसा नगर निगम से रिलेटेड जो है उनको अपनी बिल्डिंग के लिए देना पड़ता है। तो वो सरकार के हाथ में, अगर वो उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर देती है तो वो हम टीचर्स को थोड़ी छूट दे सकते हैं सर। ये बहुत सारी समस्याएं रही हैं, बहुत सारे प्राइवेट टीचर्स हैं सर, कोचिंग संचालक। जी सर जी। ये जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आप लोगों को 3 साल पे, तो वो 3 साल पे रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है आप लोगों को? जी सर। सर वो 2 साल तो यूं ही बंद निकल गए हैं और फिर 1 साल ऐसे ही जिस तरह से हालात चल रहे हैं सर, तब तक कुछ हमारे लिए सहूलियत तो नहीं, बट एक कंपल्शन जरूर हो जाएगा कि हमको फिर से रजिस्ट्रेशन का रिन्यू कराना पड़ जाएगा। तो सर एक बहुत बड़े बुरे दौर से गुजरे हैं सर। बहुत सारे प्राइवेट शिक्षक जो है कोचिंग संस्थान वो सर बंद हो गए हैं और बहुत सारे बंद होने के कगार पर है, क्योंकि इतना सारा कोचिंग में सर सामान होता है कि हम उसको उठा के नहीं ले जा नहीं सकते। तो एक वो समस्या आती सर हमारे सामने। तो सर बेसिक कुछ बहुत कम शब्दों में ये सर कुछ पॉइंट्स है जिसपे सरकार ध्यान नहीं देती। हम चाहते हैं सर कि आप हमारा साथ दें, हमारे माध्यम से उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ के सर जितने साथी जुड़े हैं, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी समस्याओं को सर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने। जी अब हमारे जो सदस्यगण जुड़े हुए हैं, एक एक करके कोई अपने मुख से अपनी बात करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अदिति क्लासेस से उन्होंने हैंड रेस किया था, तो हम चाहते हैं कि संक्षिप्त में अपना परिचय देते हुए और अपनी कोई बात रखें, फिर P7 क्लास से फिर हम बात करेंगे। देखिए एक चीज ऐसे जो मेरे ख्याल से कुछ चीजें एक बार आ जाए तो रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे रेंट का आ गया, मैं समझ गया, बिजली का बिल आ गया, मैं समझ गया, 3 साल के रजिस्ट्रेशन वाली बात आ गई, 3 साल रजिस्ट्रेशन होता है, पैसा देना पड़ता है। उसके अलावा कुछ अगर अलग से कुछ आइडिया हो तो हाँ, जिसकी कोई नई बात हो, किसी के मन में कोई नई बात हो, कोई दुविधा हो, तो बात जल्दी से आप। मुझे लगता है अदिति क्लासेस आपकी बात मुझे लगता है आ चुकी है। रेंट वाली बात आपकी थी, इलेक्ट्रिसिटी की बात थी, आ गई है। और किसी को लगता है किसी के पास कोई नई बात हो तो मनीष राघव जी एक बार कम्युनिटी चल रहे हैं। हाँ जी मनीष जी। सर नमस्कार दीपक जी। सर मैं मनीष राघव सर यहाँ पर लखनऊ में और कानपुर में फिरोजाबाद में अमेरिकन इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस चलाता हूँ। मेरा सर सबसे बड़ा सर इशू हमारे साथ ये आता है कि सर जैसे कि हम लोगों के पास खर्चे इतने हैं और सहूलियत बिल्कुल भी नहीं है। एक रेडी वाले को सरकार कुछ ना कुछ कंपनसेशन दे रही है,
एक किसान को सरकार कुछ ना कुछ कंपनसेशन दे रही है, जो किसान जो भी गरीब लोग हैं उनको कंपनसेशन मिल रहा है। हमारे संस्थानों में कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो 3,000, 4,000, 5,000, कोई 7,000 का भी टीचर होता है, 6,000 कमाकर अपने घर का खर्चा चलाता है। सर, हम लोग एक टाइम लिमिट था जब तक हम कुछ मदद कर पा रहे थे या कुछ कर पाए मदद, लेकिन आज ये हालत आ चुके हैं। पिछले 2 साल से हम लोग, जैसे सर ने बताया कि पिछले साल भी 7 महीने हम लोग 8 महीने बंद रहे, पिछले साल का ही हम रेंट अभी तक लैंडलॉर्ड्स का नहीं खत्म कर पाए, एक दूसरा लॉकडाउन और लग गया है, तो उसको भी, उसका बिल हमारे पास अभी तक रखा हुआ है। जो लैंडलॉर्ड है वो बस इस फिराक में जल्दी से वो हमें उनको पैसा भर दें। तो सर प्रॉब्लम ये आती है कि हम इस टाइम पर अपने जो टीचर्स हमारे कोचिंग में काम करते हैं उनकी नजर में एक अपराधी की तरह बन गए, जो कि उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। सरकार तो कहती है कि सैलरी नहीं रुकनी चाहिए। सर, स्कूल और कॉलेज में पैसा आता है, फीस आती है बच्चे की, वो लोग अपने टीचर को दे सकते हैं। हमारे पास बच्चा नहीं आ रहा, फीस नहीं आ रही है, हम लोग टीचर को नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा कुछ ऐसे टीचर्स के लिए जो कम कमाई वाले टीचर्स हैं, जिनके पास सैलरी इनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए कुछ कंपनसेशन जैसे कि वो किसानों को दे रहे हैं, ये भी एक तबका है जो आगे चल के एक अच्छे टीचर में बनेंगे और स्टूडेंट्स को आज भी अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। तो ऐसे तबके के लिए भी सरकार कुछ कंपनसेशन जरूर दे, ऐसा मैं चाहता हूँ। बस इस चीज को बोलना चाहता हूँ। बाकी चीज हमारे अध्यक्ष ने आप लोगों से बताया। एक बात सर मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे गांव में खेती किसान होते हैं तो उसके बीज के अच्छे बीज बने, इसके लिए तमाम वैज्ञानिक और तमाम चीजें वो खोली जाती हैं और हर जगह क्वालिटी प्रोजेक्ट के लिए काफी बड़ा इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरी तरह से जो हम लोग की कोचिंग क्लासेस है, बच्चा जो 10th और 12th करने के बाद या उसी समय करते समय वो अपने स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन कोचिंग क्लास ज्वाइन करता है, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है लेकिन कोचिंग क्लास ज्वाइन करता है, ग्रेजुएशन किया है फिर भी उसे सिविल सर्विसेज, IAS, PCS निकालने के लिए कोचिंग क्लास। तो ये सर जो हम लोग की जो क्वालिटी एजुकेशन जो हम लोग कर रहे हैं और एक तरह से मुझे लग रहा है बहुत आसानी से मिल जाता है, तो कई बार उसकी कद्र नहीं होती है समाज को या सरकार को। और ये जो क्वालिटी एजुकेशन हम बच्चों में भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको भी एक लघु उद्योग की श्रेणी में लाए, इसे भी कुछ स्पेशल पैकेज दिए जाए, इसमें भी लोगों को प्रमोट किया जाए। और हम लोग के सभी कोचिंग, जैसे लखनऊ से लगभग 350 कोचिंग हमसे जुड़ी है और पूरे प्रदेश में लगभग 2000 से अधिक कोचिंग हमसे जुड़ी हुई है तो लाखों, लेकिन जो हमसे जुड़ी हुई है। और हर कोचिंग में कम से कम 10 से 15 व्यक्ति जरूर जुड़ा होता है, 3-4 लोग एडवर्टीजमेंट करने वाले, पोस्टर लगाने वाले, उसके बाद में तमाम इंडस्ट्रीज को पैसा जाता है हमारे माध्यम से, फिर भी 10-15 लोग का परिवार हम लोग के कोचिंग के माध्यम से चलता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 30-40 हजार परिवारों की बात कर रहे हैं। और इसमें एक जो एक इंटेलेक्चुअल वर्ग हम लोग अपने को समझते हैं, अब सरकार पता नहीं समझती है, यही इसी बात का हम लोग को दुख है कि हम लोग को जो इस तरह से इग्नोर करना, बिल्कुल किनारे कर देना, और जबकि हम लोग एक तरह से कहें तो बहुत बड़ा क्वालिटी एजुकेशन का काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी परेशानी की बात है कि इसको भी किसी न किसी उद्योग में, लघु उद्योग में प्रमोट किया जाए, लाया जाए, इसके लिए फंड एलोकेट हो। तो ये मेरी तरफ से कोई एक बात है। एक चीज मैं जानना चाहता था, जो आप लोगों का बिजली का बिल पड़ता है वो कॉमर्शियल बेस पे देते हैं कि हाउस पे देते हैं, जो घरेलू कनेक्शन होता है उसका? कॉमर्शियल सर, हाउस टैक्स भी हम लोग पे करते हैं अपना, लैंडलॉर्ड्स को हाउस टैक्स भी हम लोग देते हैं, वो भी कमर्शियल में ही आता है। ऐसे बहुत से लैंडलॉर्ड्स हैं जो अपने रेजिडेंशियल में चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर चलवा रहे हैं और वो कमर्शियल में सारा पेमेंट लेते हैं हम लोगों से। अच्छा, वो कमर्शियल उनकी बिल्डिंग है नहीं ना, कमर्शियल उस पे उसकी जो है एक्टिविटी रहती है। सर, ऐसी बहुत सी बिल्डिंग चल रही हैं जी, ऐसी बहुत सी बिल्डिंग चल रही हैं। सर आप समझिए, एक शहर को संचालित करने में जहां भी कोचिंग क्लासेस हैं, जैसे अगर लखनऊ की बात करें, हम लोग राजस्थान कोटा की बात करें, सर जैसे मान लीजिए वहां पे 1000 कोचिंग है या 10, 15, 20 बड़ी कोचिंग है, तो वहां पे कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए बच्चे दूर दूर से आते हैं, फिर वहां पे कमरा किराए पे लेते हैं, वहां पे होटल में सुबह शाम खाना खा रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, किताबों की बड़ी बड़ी मार्केट है, कॉपियों की बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो आप समझिए कि एक बहुत बड़ा उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना,
तो मुझे लगता है कि इससे समाज की कहीं ना कहीं एक कमर टूटने वाली है। एक बड़ी परेशानी लगती है कि आखिर होगा क्या। तो यही सब तकलीफें हैं जो समाज का एक बहुत ही अंदरूनी हिस्सा, जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है। सभी देशों में सर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो भी अध्यापक या कोचिंग संचालक जुड़े हुए हैं और इनमें से वो लोग हैं जिन्होंने पीएचडी करने का नहीं सोचा या उधर नहीं गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उन्हें मालूम था कि हमें रिसर्च करने के लिए पैसा देश नहीं देगा, यूनिवर्सिटी में उन्हें प्रोफेसर नहीं कोई रखेगा तो भी उतनी जगह नहीं। इन लोगों ने अपनी कोचिंग स्टार्ट की और इन लोगों ने देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दिया और इनके योगदान को भुला देना और इन्हें इग्नोर कर देना ये सब बड़ा कष्ट का विषय है। और इसीलिए हम लोग अपनी बात आपके माध्यम से आगे पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि ये सब बात आगे पहुंचे। सर दीपक सर। आपका माइक बंद है सर। सर आपका माइक बंद है दीपक सर। अभी हाउस तो है नहीं। अच्छा रिसेंटली अभी जरूरत तो आपको है मेरे ख्याल से तत्काल की, मुझे लगता है कल से बहुत सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस यस जी सुन पा रहे हैं। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सभी लोग अपनी माइक बंद कर रहे हैं। जी सुन पा रहे हैं सर। तो अभी तत्काल में देखिए ये सब चीजें जैसे जो पॉलिसी मैटर होते हैं, जब हाउस में हम उन चीजों को करते हैं तो उससे ज्यादा जन से फायदा मिलता है। तो अभी हाउस तो मुझे लगता है कम से कम में 1 महीने तक, 1.5 महीने तक, हालांकि उसके पीछे जो होता करेंगे हम। जैसे इन चीजों पे आपका जो कोचिंग है, कोचिंग किस मिनिस्ट्री के अंदर कौन होता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको संचालित करती है या कहें तो उसके माध्यम से आती है? शिक्षा मंत्रालय में ही आएगा। एजुकेशन शिक्षा के किस मंत्रालय? शिक्षा के 3 है, माध्यमिक है, उच्च शिक्षा है। ये दिनेश शर्मा जी की मंत्री उसमें आती है क्या? सर बेसिक वाले इसको देखते हैं। हाँ दिनेश शर्मा जी वाले में ही आती है। नहीं कैसे बेसिक? इसमें एक्चुअली सर क्या होता है कि तो क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स है, जैसे इसमें एकेडमिक्स भी है इसमें और हायर भी है, हर प्रकार से है। लेकिन सर तकलीफ की बात ये, जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जो निकाल देता ऑर्डर सर क्षेत्रीय सर नहीं जिस शिक्षा अधिकारी के यहाँ से हम लोग का रजिस्ट्रेशन होता है सर, उस शिक्षा पे रजिस्ट्रेशन होता है हम लोग का। DIO शिक्षा अधिकारी उच्च शिक्षा क्या होता है? बिल्कुल ठीक बात है। अभी हमें क्या करना चाहिए आप बताइए? जैसे हम पहले उनसे कहते हैं, पर्सनली भी कहता हूँ, फोन भी करता हूँ, चिट्ठी भी लिखता हूँ, एक चीज हो गई। दूसरा मेरे मन में है कि हाउस के माध्यम से भी उनको करना चाहिए, वो करता हूँ मैं। और क्या कर सकते हैं अभी इस काल में? सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। 1 मिनट सर। ये और कोई कुछ कहना चाहता हूँ, कह सकते हैं। और अगर मैंने पहले मेरे मन में पहला मोटा मोटी समझ ले हम, फिर अगर जो लोग और जुड़े हैं शहर से कोई बात कहना चाहते हैं जी नमस्कार। हाँ 1 बाय 1 अपनी बात है जी। जी नमस्कार, मैं क्वांटम कोचिंग से कमर बोल रहा हूँ, मोहम्मद कमर, मेरी विकास नगर कोचिंग। सर पिछली बार अंताक 6 में हम लोग जाकर ओपन कर पाए थे, मतलब के लास्ट में हम लोग का ओपन हुआ था। तो जबकि हम लोग ज्यादातर कोचिंग वाले मैक्सिमम जो है बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्यादा एक्टिव भी होते हैं तो IIT और नीट की तैयारी कराते हैं। अब 6 में हम लोग जाकर ओपन कर पाए थे और ये प्रॉब्लम है। और ये थोड़ा सा हम चाहते हैं कि सर इस पर ध्यान दें आप लोग कि अगर जो वैक्सीनेशन जिन बच्चों का हो चुका हो उनको पहले जो है ऑर्डर दिलाया जाए। ऐसा ना हो कि फिर से अक्टूबर या नवंबर में हम लोग जाकर ओपन कर पाए। थैंक यू सर। हाँ सर, हम कहना चाहते हैं सर। हाँ बताइए, बोलिए आप। हाँ सर नमस्कार। अपना परिचय देते हुए। हाँ सर नमस्कार, कृष्णा त्रिपाठी हमारा नाम है, हम गोरखपुर से हैं, उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ के जिला अध्यक्ष हैं जी। सर आपने हम लोगों के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत हम लोग आभारी हैं आपके। पूरा कोचिंग संघ परिवार आपका आभारी है। सर एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि आपको जो आपने कहा कि आप और हम क्या कर सकते हैं, यह आदेश जब भी ओपन का आता है, जब भी लॉकडाउन समाप्त होता है, तो कोचिंग के लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से जरूर आए
कि आप उसे ओपन कर सकते हैं और उसके लिए क्या विशेष गाइडलाइन हमारा है। जैसे सर हमारा एक कोचिंग है न्यू कृष्णा कोचिंग सेंटर नाम से गोरखपुर में है सर। हमने कोचिंग के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है, उसमें सभी गवर्नमेंट द्वारा सरकार द्वारा जारी सभी SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को हम लिखे हुए हैं अक्षर से। और हम जब बच्चा एंट्री करता है सर तो जो भी उनका SOP यानी थर्मल स्कैनिंग, मास्क, सैनिटाइजर, अपना एक पारदर्शी बोतल में पानी सब चेक करके एंट्री कराते हैं। हमारे कहने का अर्थ ये है सर, हम लोग बौद्धिक वर्ग से जुड़े, हम लोग को पता है कि SOP क्या है, वायरस क्या है, यह कैसे फैलता है और इसका हम कैसे बचाव रख सकते। बाकी हम ये नहीं कहते कि और लोग नहीं जानते, और वर्ग के लोग भी जुड़े हैं, जो लोग सब लोग समझते हैं कि क्या बचाव का उपाय है, लेकिन सर हम लोग उसको विशेष ध्यान देते हैं और हम अपने सभी बच्चों को यह प्रयास करते हैं कि वो वायरस से कैसे बचे, उसका वो अनुपालन करें। तो सर अगर आदेश आता है लॉकडाउन खोलने का तो हम लोगों के कोचिंग के लिए कोई भी गाइडलाइन सर, अगर 50 बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, 10 बच्चों के लिए आए, इन सर कोई न कोई गाइडलाइन आए कि हमको भी अब ओपन करना है सर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग अभी ओपन होगा सर तो कोचिंग का आदेश नहीं आएगा, तो लोकल कोई पत्रकार भी बंधु है या कोई प्रशासन से जुड़ा व्यक्ति है, वो आके हमको कह सकता है कैसे आप खोल लिए, आपका तो अभी आदेश ही नहीं है, कहाँ है बताइए। तो सर ऐसे पिछली बार भी प्रॉब्लम आई थी और इस बार भी सर आएगी। हमसे जुड़े कई लोग हैं जो कहते हैं कि अरे पत्रकार लोग फोटो खींच दिया, वीडियो बना लिया, हम फंस गए। तो सर यह गाइडलाइन स्पष्ट गवर्नमेंट की तरफ से जरूर है। और सर आप हम लोगों से जुड़े हैं, अगर इसको आप थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह पर भी साझा करेंगे तो अच्छा होगा कि लोग समझेंगे कि हाँ हम लोग का भी एक संगठन है। सबसे ज्यादा हम लोग सर उपेक्षित महसूस हो रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अपने आप को कि हम लोग हर जगह है, कोई ऐसा कस्बा नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ हम लोग नहीं है, और हर जगह हम लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोग के बस में जितना है, अभी सर हम लोग के संगठन ने ये निर्णय लिया है, अभी इसमें कुछ लोगों से मतलब सहमति हुई है कि हम लोग उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे या कम फीस लेंगे जिनके माता पिता या पिता इस कोरोना में उनको छोड़ के चले गए। हम लोगों के संगठन ने अभी मीटिंग किया, उस पे आम सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन सभी लोग तैयार हैं इसके। तो सर हम लोग ये भी सोचते हैं कि कोई नीडी है, कोई जरूरत है, 5% सर हम अपने कोचिंग में ही ऐसे सीट रिजर्व रखे हैं जिनके पिता या माता पिता कोरोना में असमय चले गए हैं, उनको निःशुल्क पढ़ा। तो सर ये सब भाव भी हमारे सर अच्छा है, ये बड़ा अच्छा काम शुरू किया। देखिए ये बहुत ही ऐसा तो है नहीं, बहुत लोगों की डेथ हुई है। शहर में बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, उनका रेशियो 1-8% होगा। ये अच्छा कदम है, थोड़ा इसका मैसेज भी ठीक होता है, बच्चों को लगेगा कि हमारे साथ कोई खड़ा है। अच्छा आइडिया आपका है। जी सर हम लोग सर शुरू से ऐसा करते हैं सर। अगर कोई आया, कोई भी आपका पत्र लेके, नाम लेके, कैसे भी सर, तो हम लोग निश्चित रूप से उसको हर प्रकार से यथासंभव मदद करेंगे। सर हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे सर आपके पत्र एक बार आ जाए कि हाँ, और हम अपने पत्र से आपको अपनी जो मांगे हैं चीजें बिंदु लिख कर दे दें और आपके तरफ से एक बार पोस्ट हो जाए कि हाँ भाई चलिए, मान लीजिए अगर उचित अनुचित नहीं लिखना है सर, तो ये हो जाए भाई ये उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ ने यह मांग की बैठक में, तो कम से कम एक बार वो लोगों से शेयर हो जाएगा। कोई अच्छा कहेगा, कोई कोचिंग वालों को बुरा कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो लेकिन कम से कम पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। और हम लोग सर बहुत काम करते हैं, आप समझिए कि जैसे एक तमाम हमारी सरकार की पार्टियां गुरुकुल की कल्पना देती है, तो सर एक तरह से गुरुकुल ही है ये। अगर हम देखें तो क्वालिटी एजुकेशन, अगर हम देखें तो ये भी एक तरह से गुरुकुल ही है। हम लोग क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। तो अगर सर आपके माध्यम से एक बार अगर चीजें आ जाएंगी, हालांकि हमारे साथ हजारों लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, वो शेयर भी करेंगे। वर्तमान सरकार हम लोग मुझे कोचिंग की इम्पोर्टेंस पता है, मैंने भी कुछ दिन कोचिंग किया है, तो लगता है कोचिंग से कितने चीजों का फायदा होता है। आदमी किसी टाइम पे जो टाइम सूट करता है उस टाइम पे कोचिंग कर सकता है। कॉलेज और स्कूलिंग की टाइम तो परफेक्ट है, वो अपने हिसाब से नहीं कर सकता हो, तो ये जरूरी है, नो डाउट। और मुझे लगता है जो अभी तक आप लोगों के साथ बात की, ये आप लोगों ने अच्छी पहल शुरू की। पीछे कुछ लोगों से बात की थी, कुछ हमारे साथी थे, विधायक बताए थे, उनसे आप लोगों की चर्चा हुई थी। तो आपकी आवाज तो उठेगी, तो सरकार को तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो सरकार अपने मन से कुछ नहीं करेगी। अगर स्पीच हाउस आ गया तो सब चीज हो जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लोग करा लेते हैं वहां पे। उससे पहले जो चीजें आपने कही हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, या तो वो मैं कर दूंगा, आज ही कल में कर दूं, उसको लिखूंगा मैं। एक अब
अपनी ये जो फोटो सेंड मनीष राघव जी कर दीजिएगा हमको, जो फोटो हम लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं फोटो के साथ अपना लेटर पर लगा दूंगा, सारा कुछ मैं उसको आज ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उसको शेयर करूंगा, हो जाएगा। बहुत बहुत सरकार ने कभी एक लाइन भी नहीं कही, मैं जिस दिन भी एक लाइन भी कभी सरकार ने नहीं, ना केंद्र सरकार ने ना कोई गवर्नमेंट ने एक लाइन भी नहीं कहा। इतने दिनों से हम लोग परेशान। हाँ, बोले लीजिए दीपक सर को बोले। इसका एक लेटर मैंने जो सोचा है, एक लेटर मैं मुख्यमंत्री को लिखता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखते हैं वो उसका प्रॉपर रिप्लाई करना ही होता है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। तीसरा मैं इनके मिनिस्टर को, जो भी करता होगा इनके मिनिस्टर को, इनके प्रमुख सचिव को बुलाता हूँ, मिनिस्टर कहता हूँ, क्योंकि मैं एक कमेटी है हमारे यहाँ रेगुलेशन कमेटी, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ विधानसभा में। मैं अगर कभी लॉकडाउन ओपन होता बुलाता हूँ तो मैं तो आप लोगों को बुला भी लूंगा, उसमें से जो आप लोग लखनऊ रहेंगे मैं आपके सामने उनसे बैठा के बात करा दूंगा, भाई ये गाइडलाइन बननी चाहिए, तो वो प्रॉपर हमेशा के लिए चीजें आपकी हो जाएंगी, तो हो जाएगा। तो ये मैं करता हूँ आपके लिए। दूसरा शानदार तालियों से स्वागत होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात आपने, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जी आप बात कंटिन्यू करिए सर। तो अगर हमने कहा और कोई कुछ इसमें बोलना चाह रहे हैं तो अपनी बात को सर। हमारी उपाध्यक्ष जी कुछ कहना चाह रही थी, प्रिया जी की बात आ रही थी। हाँ, कह लीजिए, उसके बाद जो भी जिनकी आवाज आ रही है वो बोलेंगे। प्रिया जी कोई बात आप कहना चाह रही थी? अरे आवाज आ रही है सर? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी नमस्कार सर, मैं वेदांता कैरियर इंस्टीट्यूट से डायरेक्टर और मैं उपाध्यक्ष भी हूँ उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ से। सर मेरी बात मैं जो कहना चाह रही थी क्वांटम से सर ने और कृष्णा जी ने बोल दी है, तो इसलिए मैंने फिर इंटरफेयर करना सही नहीं समझा। कि बस यही है कि हम लोग चाहते हैं कि कल से परसों से जो लॉकडाउन खुल रहा है तो कम से कम हम लोग के बारे में भी सोचा जाए। आज नहीं, मतलब 10 से 15 दिन हम लोग वेट कर लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि पूरा जून निकल जाए, पूरा जुलाई निकल जाए, हम लोग वेट ही कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बच्चे भी बड़े हैं, बच्चे ने पूछना शुरू कर दिया कि मैम लॉकडाउन खुल रहा है तो क्या कल से इंस्टीट्यूट परसों से खुल रहा है? अब हम लोग क्या, कोई हम लोग के पास जवाब नहीं है। हम लोग ये सरकार बिल्कुल निरुत्तर है सर, बार बार बच्चों के फोन आ रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए मतलब ये है कि हाँ, क्लास में 7 बच्चे बिठा लें, हम लोग 7-8 बच्चे बिठा लें, 70-80 बच्चे बैठते थे, 7-8 बिठा लें, रोजी चल जाए कम से कम। हम लोग अभिभावक से सहमति पत्र भी लेते, हम लोग सहमति पत्र भी अभिभावक से लेते, अभिभावक की सहमति से हम लोग प्रवेश लेते। और भी अगर कोई बात अपनी रखना चाह रहा है तो रख दे, फिर दीपक सर का काफी समय हम लोगों ने ले लिया है। जी सर। अगर कोई नई बात कोई रखना चाह रहा है तो रख दे, नहीं तो बहुत आश्वासन मिला और मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी अतिथि आए सभी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। लेकिन जितनी बातें दीपक सर ने आज हमारे समर्थन में कही हैं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि आज से पहले किन्हीं भी अतिथि से हमें ये इतना सारा आश्वासन मिला और बहुत अच्छा लग रहा है ये बात सुन के और बहुत हृदय से। जी अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ कहिए। हाँ सर नमस्कार। जी हाँ सर, मैं फैजाबाद से बोल रहा हूँ सर, उज्ज्वल IAS कोचिंग से। सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर, हम लोग के सामने आ रही है कि जैसे जब हम लोग बात करते हैं सर किराए को लेकर मकान मालिक से, तो सर उनकी एक बात आती है कि आप छोड़ दीजिए। तो सर इस कोरोना काल में इतना बड़ा सेटअप लेकर हम लोग कहाँ जाएं? सर एक दिक्कत ये हम लोग के साथ आ रही है कि हमारा हेलो जी हेलो बोलिए, आवाज आ रही है। अच्छा सर ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और फैजाबाद में सर हमारा संस्थान सबसे बड़ा है, तो मेरे साथ तो सर अब ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है सर कि जब भी मैं बात करता हूँ मकान मालिक से कि भाई नई कोचिंग चल रही है, थोड़ा सा किराया लेस कर दीजिए, तो कहते हैं आप छोड़ दीजिए। अब सर इतने 4 साल 5 साल का सेटअप हम लोग जहाँ लगाए हैं सर, ऐसे छोड़ देंगे तब तो सब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा हम चाहते हैं हम लोग के लिए एक राहत मिले सर इसमें कि मकान मालिक इस दौरान हम लोगों से इस तरह से बातें ना करे। अगर सरकार कुछ ऐसा बोलती है सर तो हो सकता है ऐसा हो, तो यही बात हमको करनी थी सर। और तो सारी बातें हमारे अध्यक्ष सर ने बता दी हैं। जी धन्यवाद सर। जी हेलो सर मुझे अपना इंस्टीट्यूट खाली करना पड़ गया है इन्हीं चीजों को लेकर। बात करें हम, ये बहुत चलिए फिर और बड़ा हो जाएगा। चलिए बाकी सब लोग अपना माइक बंद कर दें प्लीज। और कोई कुछ बोल रहा था? हाँ जी, अपना परिचय दें और संक्षिप्त में अपनी बात। सर विकास सर बोल रहे हैं, बात करें सर।
आदित्य जी भी सुन रहे हैं इसलिए दीपक जी जी सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को ये आ रही है, जैसे सब लोग के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अनुदान करती है, तो जैसे लॉकडाउन में सभी कोचिंग वाले अपने अपने घर